तो E2 मैकेनिज्म इज बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें वर्ड बायमॉलिक्यूलर यूज हो रहा है, तो वी कैन से मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2। अगर हम किसी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं, तो अगर हम मॉलिक्यूलरिटी बोल रहे हैं तो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि हर एलिमेंट्री स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी डिफरेंट होती है, बट ऑर्गेनिक में अगर हम मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करते हैं, तो अगर बोल रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 2, तो इट इज डिफाइंड फॉर स्लो स्टेप। ये किसके लिए डिफाइन होगा? स्लो स्टेप के लिए, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका एग्जांपल हम यही देते हैं कि मान लो रिले रेस होती है। रिले रेस क्लियर है ना, जिसमें एक बैटन दूसरे प्लेयर को पकड़ाते हैं, फिर तीसरे को, फिर चौथे को बैटन पास करते हैं। तो रिले रेस का जो है पूरी की पूरी उस पर डिपेंड करेगी जो उस रेस का सबसे स्लो प्लेयर होगा। क्यों? क्योंकि सारा टाइम उसी पे डिपेंड करेगा। तो ऐसे ही केमिकल काइनेटिक्स भी रिले रेस की तरह होती है। यहाँ भी इसका रेट सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस रेस का स्लो प्लेयर कौन है, या इस रिएक्शन का स्लो स्टेप क्या है, इस बात पे यहाँ पे डिपेंड करेगा। वैसे ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया जाता है, और ये पता चला कि ऑर्डर ऑफ E2 मैकेनिज्म 2 है। तो इट्स अ कोइंसिडेंस, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होगी। अब यहाँ पे सेम है, बट अगर कहीं स्टेटमेंट आ रहा है कि ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी सेम, नो, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री स्टेप के लिए ही सेम होती है। जो रिएक्शंस एक ही स्टेप में हो जाए, उस रिएक्शन में हम बोलेंगे कि ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी इज सेम। मींस जो रेट है E2 मैकेनिज्म में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस दोनों पे डिपेंड करेगा। Now E2 mechanism में क्या होता है? This reaction occurs in one step. E2 mechanism में reaction एक ही step में होती है। For example, अगर हम कार्बन को लिखते हैं कार्बन, और इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद लेट्स से कि हमारे पास एक ग्रुप है, तो ये है वेज, मतलब above the plane, and we have dash below the plane, और एक ये लाइन है। सेम वे ये जो सॉलिड लाइंस है ये रिप्रेजेंट करती है बॉन्ड्स ऑन द प्लेन, और फिर यहाँ पे एक वेज होता है और एक डैश होता है। तो अब यहाँ पे भी हमने क्या लिया है? अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं। तो लेट्स से इट इज CH3, ये H है, ये H है, ये CH3 है, ये H है, और ये Cl। अब ये रिएक्शन एक स्टेप में होगी, मतलब एक बार Cl का रिमूव होना, मतलब धीरे धीरे Cl का बॉन्ड टूटना, और फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में बेस का हाइड्रोजन के साथ धीरे धीरे बॉन्ड बनाना, और उसके बाद हाइड्रोजन का बॉन्ड धीरे धीरे टूटना, और दो कार्बन के बीच में बॉन्ड धीरे धीरे बनना। ये सब साइमल्टेनियसली होता है। ये क्या होता है? साइमल्टेनियसली मींस इसमें ये याद रखना है कि जो हमारा लिविंग ग्रुप होगा, जनरली यहाँ पे तो हैलाइड आयन है, यानी कि हेलोजन है, तो हेलोजन को X माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बेस है H पॉजिटिव आयन, एसिडिक हाइड्रोजन, तो रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप X माइनस आयन एंड H प्लस आयन अकर्स साइमल्टेनियसली। ये एक साथ होता है साइमल्टेनियसली को कई बार कई बुक्स में या ऑब्जेक्टिव में कंसर्टेड स्टेप बोल देते हैं। तो कंसर्टेड का मतलब साइमल्टेनियस है, इसे घबराना नहीं है इस टफ इंग्लिश को सुन के कि ये तो अब होगा नहीं, सर ने तो पढ़ाया ही नहीं है। तो जस्ट याद रखो कि रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप एट H प्लस आयन अकर साइमल्टेनियसली और इन अ कंसर्टेड स्टेप। अब यहाँ पे ये देखना है कि Cl का जाना और बेस का जाना कैसे होगा। मतलब हमें क्या यहाँ पे चेक करना है कि क्लोरीन का जाना और बेस जब H प्लस को ले जाएगा कि ये कब प्रेफर है। ये तब प्रेफर करेगा व्हेन बोथ आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस, और ये कब पॉसिबल होगा? जब ये दोनों 180 डिग्री पे होंगे। तो यू कैन से X माइनस और लिविंग ग्रुप, X माइनस और लिविंग ग्रुप एंड H प्लस जो रिमूव होगा शुड बी एट 180 डिग्री अपोजिट। वो एक दूसरे के 180 डिग्री अपोजिट होने चाहिए। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एंटी
पेरीप्लेनर, अगर कहीं भी ये वर्ड यूज हो रहा है कि दोनों ग्रुप एक दूसरे के एंटी पेरीप्लेनर होते हैं, तो इसका मतलब दोनों ग्रुप एक दूसरे के 180 डिग्री अपोजिट होंगे। इसको अगर बॉन्ड लाइन फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें, तो बॉन्ड लाइन फॉर्म में हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि वी हैव दीज कार्बन्स, और उसके बाद ये बॉन्ड्स ऐसे सॉलिड से थोड़ा ज्यादा समझ आता है इसलिए ऐसे ड्रॉ किया है हमने। तो मान लेते हैं कि ये हमारा H है और ये हमारा हेलोजन है X। तो H और X दोनों 180 डिग्री अपोजिट होने चाहिए। यहाँ से X का जाना और इधर से H प्लस का जाना, अगर H प्लस जा रहा है तो डेफिनेटली वो अपने लोन पे डोनेट करके जा रहा है। ये 180 डिग्री अपोजिट होंगे तभी फेवर्ड होगा। अब कोई चीज 180 डिग्री अपोजिट कब होगी, हमें देख के समझ आ रहा है कब होगी, जब एक ग्रुप बिलो द प्लेन होगा और दूसरा ग्रुप अबव द प्लेन होगा। अब एक चीज बिलो द प्लेन हो और एक अबव द प्लेन हो, ये कब होता है, जब दोनों चीज के बीच में एंगल कितना हो, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के केस में ही होता है, लेकिन वो सेम बॉन्ड से नहीं कनेक्ट होते, अलग अलग बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, तो इसे मिस इंटरप्रेट मत करना। ये बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। स्कूल में पैरेलल लाइंस हम पढ़ते हैं ना, कि जैसे एक पैरेलल लाइन ये ऊपर जा रही है, एक पैरेलल लाइन नीचे आ रही है तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री और सेम प्लेन पे, लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो ऐसे ही इस E2 एलिमिनेशन में भी होता है। नाउ इस E2 एलिमिनेशन में जो बेस है वो न्यूट्रल ग्रुप में से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर रहा है। H प्लस को तो एलिमिनेट करना फिर भी आसान है कार्बोकेटाइन में से, लेकिन न्यूट्रल एटम में से हाइड्रोजन को रिमूव करना मुश्किल है। क्योंकि न्यूट्रल एटम में से हाइड्रोजन को रिमूव करना मुश्किल है, तो हमें ये बात भी याद करनी है कि रिमूवल ऑफ H फ्रॉम न्यूट्रल एटम, अगर न्यूट्रल एटम से H प्लस लिखना चाहिए, ज्यादा करेक्ट है। रिमूवल ऑफ H प्लस फ्रॉम न्यूट्रल एटम require strong base। क्या चाहिए उसको, स्ट्रॉन्ग बेस। तो जनरली एनायंस आर स्ट्रॉन्ग बेस देन न्यूट्रल एटम, मतलब हमें चाहिए OH माइनस या हमें चाहिए C2H5O माइनस। तो जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो न्यूट्रल एटम से H प्लस को निकाल लेंगे। तो मतलब अगर हमसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा बेस E2 मैकेनिज्म फेवर करेगा, तो आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग बेस विल फेवर E2 मैकेनिज्म। तो यहाँ से हम इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, strong base will favor E2 mechanism। now अगर हम देखें तो हमें ये समझ आ रहा है कि जैसे जैसे ये वाला बॉन्ड टूट रहा है C और H वाला, और जैसे जैसे C C के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ये जो स्टेट बनेगी, दिस स्टेट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये जो स्टेट बनेगी ये रिएक्शन के दौरान बनेगी। तो दिस स्टेट अटेन, तो हम ये बोलेंगे कि ये जो स्टेट है अटेन्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इसलिए हम इस स्टेट को क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं हम इसको, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ट्रांजिशन स्टेट में सभी के पास मतलब दो कार्बन कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो ट्रांजिशन स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आपको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए कि ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे हम ये वर्ड बोलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट फेवर। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या करेगी, फेवर करेगा E2 मैकेनिज्म को। तो अगर हम देखें तो ट्रांजिशन स्टेट में डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब लगभग एल्कीन बन रहा है। तो वी कैन से ट्रांजिशन स्टेट रिजेंबल्स एल्कीन। ट्रांजिशन स्टेट एल्कीन को रिजेंबल कर रहा है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। किसकी वजह से, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। अब जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से वो एल्कीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेफिनेटली वही प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें जो एल्कीन स्टेबल बना रहा होगा, जो क्या बना रहा होगा, एल्कीन स्टेबल बना रहा होगा। तो यू कैन से अगेन, लेकिन देखो डिफरेंस है, इवन मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है टर्शरी का, इसलिए उसका टर्शरी आगे होता है,
इसमें एल्कीन टर्शरी वाला ज्यादा स्टेबल बनाएगा, इसलिए इसमें भी टर्शरी इसलिए आगे होता है, बट रीजन इज डिफरेंट। तो अगर हम E2 मैकेनिज्म में पूछें कि व्हाट इज द रेट ऑफ E2 मैकेनिज्म, कि रेट ऑफ E2 मैकेनिज्म क्या होगा, तो हम बोलेंगे रेट ऑफ E2 मैकेनिज्म इज, E2 मैकेनिज्म का रेट क्या होगा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। मतलब यहां से हमने क्या सीखा, चाहे E1 मैकेनिज्म हो या E2 मैकेनिज्म हो, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। क्यों? क्योंकि अगर हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिखते हैं CH3C, CH3C, इसको ऐसे लिख देता हूँ CH2HCl, इससे जो एल्कीन बनेगा वो एल्कीन बनेगा हमारा CH3C, CH3 डबल बॉन्ड CH2। लेकिन अगर हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लेते, तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड से जो हमारा एल्कीन बनेगा, देखो वैसे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है या तो वो प्रोडक्ट मेंशन करते हैं या एरो पे मेंशन करते हैं कि मैकेनिज्म E2 होगा। सब कुछ खुद प्रिडिक्ट करना, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आईआईटी के प्रीवियस ईयर करना, उसमें रेयर होता है। ये बस क्या है कि खुद को महान बनाने के लिए टीचर क्वेश्चन बना देते हैं, बट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो अब आप देखो, आप बताइए कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट या सेकंड। तो एल्कीन की स्टेबिलिटी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगला कार्बन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। अब इसमें अगर हम देखें तो sp2 कार्बन से अगला कार्बन अल्फा कार्बन कहला रहा है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3 है। अल्फा हाइड्रोजन 3 होने का मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स 3 बनेंगे और इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स 6 बनेंगे। तो यहाँ से समझ आ रहा है फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, दैट्स व्हाई रेट ऑफ E2 मैकेनिज्म इज 3:1। इसलिए E2 मैकेनिज्म का क्या रेट है, 3:1 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लर्न करना है रेट ऑफ E2 मैकेनिज्म। ये जो पॉइंट्स जो मैंने हैश लगाया जिन पॉइंट्स के आगे, वो इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्ग बेस फेवर करता है, 180 डिग्री अपोजिट, एंटी पेरी प्लेनर, ये सारा लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रॉन्ग बेस लिखा है, हाँ ये स्टार्ट और ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी फेवर करेगा। तो टिल यार हम E2 मैकेनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम ये भी चाहते हैं कि कार्बोकेटायन ना बने, हम ये चाह रहे हैं कि बेस हाइड्रोजन को ले जाए, बेस हाइड्रोजन को ले जाए और क्लोरीन चला जाए। अब ये एक साथ हो, ये एक साथ तब होगा जब हम ये चाहेंगे कि कार्बोकेटायन बने ना। ऐसा कब पॉसिबल है, जब हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, व्हेन आवर सॉल्वेंट इज पोलर एप्रोटिक। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट हम और लिखेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर E2 मैकेनिज्म। क्या करेगा, E2 मैकेनिज्म को फेवर करेगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स विच डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद एनायन, जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे किसके साथ, एनायन के साथ। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल है हमारा एसीटोन, इट्स एग्जाम्पल इज एसीटोन, देन DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, देन डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। तो ये सारे हमारे इसके एग्जाम्पल्स है। तो इनके मैं आपको बोलूंगा कि स्ट्रक्चर्स भी याद कर लो, तो दैट वुड बी बेटर। तो एसीटोन इज CH3C डबल बॉन्ड O CH3। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड क्या होगा, अब देखो अमाइड, फॉर्मामाइड, फॉर्म वर्ड किसके लिए यूज होता है, एक कार्बन के एमाइड के लिए, HCONH2। स्ट्रक्चर याद करने का तरीका बता रहा हूं, HCONH2, दो हाइड्रोजन को अगर हम हटा दें और उसकी जगह मिथाइल ग्रुप कनेक्ट कर दें, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। नाउ डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड में भी क्या है, S डबल बॉन्ड O इज सल्फॉक्साइड, अगर इससे दो CH3 ग्रुप लग जाता है तो ये डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। ये हमारा E2 मैकेनिज्म को फेवर करता है। E2 मैकेनिज्म में क्योंकि ये जो एलिमिनेशन होता है वो 180 डिग्री अपोजिट होता है, तो वी कैन से
E2 मैकेनिज्म फेवर्स एंटी एलिमिनेशन। जो E2 मैकेनिज्म है वो क्या फेवर करता है? एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन फेवर कर रहा है, मतलब ये किसी एक पोजीशन पे अटैक करना फेवर कर रहा है, जैसे सिन और एंटी। अभी तो हमें पता है कि अगर हमसे बोला जाए कि दिस रिएक्शन इज स्टीरियो सिलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक, तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि जहाँ पे सिन या एंटी की पॉसिबिलिटी होगी तो वहां पे हम ये सारी चीजें सोचेंगे। तो अगर यहाँ पे हम बोलेंगे E2 रिएक्शन इज स्टीरियो सिलेक्टिव, जो E2 मैकेनिज्म फेवर एंटी एलिमिनेशन और इट इज स्टीरियो सिलेक्टिव, क्योंकि अगर दो पोजीशन से पॉसिबिलिटी है ग्रुप के जाने की, मतलब H+ या तो टॉप से जा सकता है या बॉटम से जा सकता है किसी और एंगल से, लेकिन वो फेवर कर रहा है 180 डिग्री अपोजिट वाले पार्ट को, तो इसलिए हमने बोल दिया, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि E2 इज स्टीरियो सिलेक्टिव। जो E2 मैकेनिज्म है वो स्टीरियो सिलेक्टिव है। नाउ समझ गया सर। हाँ, तो अब यहाँ पे E2 मैकेनिज्म में सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको लर्न होना चाहिए पूरा प्योरली। और सेम वे अगर डिहाइड्रो हेलोजनेशन में भी या डिहाइड्रेशन में भी होगा तो भी हम E2 मैकेनिज्म किसी ना किसी तरीके से वो आपको मेंशन ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम E2 मैकेनिज्म की थ्योरी को क्या करते हैं, फिनिश करते हैं।